हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बैंक में। अपने आज के इस वीडियो में हम एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस पे आपका एक शॉर्ट नोट या फिर कंप्लीट क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। इसके बिना क्वेश्चन पेपर मुझे नहीं लगता बनता भी है कभी, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है आपका। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली होती क्या है। एकात्मक शासन वो शासन होता है जिसके अंदर संविधान द्वारा ही शासन की जितनी भी शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के हाथ में सौंप दी जाती हैं। यानी कि संविधान तो होता है, लेकिन संविधान में सारी शक्तियां किसके अंदर निहित होती हैं? केंद्र सरकार के अंदर। और स्थानीय सरकारों के पास कुछ नहीं होता। स्थानीय सरकार केवल केंद्र सरकार पे निर्भर रहती है कि वो जब कुछ काम करने के लिए कहेगी तो ही वो काम कर पाएंगे, बिकॉज उनके पास कोई शक्तियाँ नहीं हैं। इसी पे डायसी बोलते हैं। क्या डायसी कहते हैं कि एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। यानी कि सारी शक्तियाँ किसके हाथ में निहित हैं? केंद्र सरकार के हाथ में। जबकि संघात्मक शासन का तात्पर्य एक ऐसे शासन से है जिसमें संविधान द्वारा ही केंद्र सरकार तथा इकाइयों की सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। कुछ शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती हैं और कुछ स्थानीय सरकारों के पास होती है। और ऐसा कुछ नियम एंड रूल रेगुलेशन कर दिया जाता है, कुछ प्रबंध कर दिया जाता है कि इन दोनों पक्षों में कोई भी अकेला इन शक्तियों में कोई फेरबदल नहीं कर सकता, कोई कुछ ऐसा कर नहीं सकता। दोनों की सहमति होना बहुत ज़रूरी होता है। और डायसी का संघात्मक शासन के संबंध में एक विचार और है कि संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीति उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्यों के अधिकारों में मेल स्थापित करना है, बस। अब अगर हम बात करें कि एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली में अंतर क्या है, तो देखिए, एकात्मक शासन शक्तियों के केंद्रीकरण पर निहित होता है। कि क्या होता है एकात्मक शासन प्रणाली में? शक्तियों का केंद्रीकरण, यानी कि सारी शक्तियाँ केवल एक ही व्यक्ति के हाथ पे। और संघात्मक शासन में शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यानी कि शक्तियों का विभाजन होता है। किसमें? केंद्र सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच में। राज्य और शासन व्यवस्था के एकात्मक और संघात्मक रूपों को निम्नलिखित अंतरों से हम समझ सकते हैं। शक्तियों का विभाजन के रूप में प्रादेशिक सरकारों की स्थिति, नागरिकों की स्थिति, संविधान का रूप और प्रशासकीय विभागों की स्थिति के अकॉर्डिंग। अगर हम शक्तियों के विभाजन की बात करें तो अभी हम यही बोल रहे हैं कि एकात्मक शासन में संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किया ही नहीं जाता। और संविधान द्वारा ही सारी की सारी शक्तियाँ कहाँ होती हैं? केंद्र सरकार के पास होती हैं, यानी कि केंद्र सरकार को प्रदान कर दी जाती हैं। जबकि संघात्मक शासन में संविधान द्वारा ही केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। प्रादेशिक सरकारों में शक्तियों का विभाजन केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। ऐसे ही प्रादेशिक सरकारों की स्थिति की बात की जाए तो एकात्मक शासन के अंतर्गत प्रादेशिक सरकारें पूर्णतः केंद्र शासन के अधीन होती हैं। यानी कि प्रादेशिक सरकारें किन्हें बोल रहे हैं? ये राज्य सरकारों को। और ये इकाइयाँ केंद्रीय सरकारों द्वारा जो शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं उन शक्तियों का ही उपयोग कर सकते हैं। जबकि संघात्मक शासन में प्रांतीय सरकारों को संविधान द्वारा ही शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं और ये सरकारें केंद्रीय शासन के अधीन नहीं होती, बल्कि उनके समकक्ष होती हैं। मतलब उनके समान ही वो भी अपना काम करती है स्वतंत्र रूप से। और अगर बात की जाए नागरिकों की स्थिति की, तो एकात्मक शासन व्यवस्था में नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के प्रति ही निष्ठावान होते हैं, क्योंकि शक्ति जिसके हाथ में होगी वही सब करता धरता होगा। और उनको इकहरी नागरिकता प्रदान होती है। कैसे? इसके अलावा कैसे? क्योंकि केंद्र सरकार के हाथ शक्ति है, सारा केंद्र सरकार के ही हाथ में सब कुछ। इसके अतिरिक्त अगर इससे उल्टी बात की जाए, संघात्मक शासन व्यवस्था में नागरिकों को केंद्र सरकार तथा प्रांतीय सरकार दोनों के प्रति निष्ठावान होना पड़ता है, क्योंकि दोनों के अलग अलग काम हैं, अलग अलग शक्तियां हैं तथा उनको दोहरी नागरिकताएं, एक तो केंद्र की अर्थात देश की तथा दूसरी प्रांत की प्राप्त होती है। यद्यपि भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है, किंतु नागरिकता के संबंध में भारतीयों को इकहरी नागरिकता ही प्रदान की गई है। संविधान के रूप की बात की जाए तो एकात्मक राज्यों का संविधान लिखित
या अलिखित, कठोर या लचीला किसी भी प्रकार का हो सकता है, लेकिन संघात्मक या राज्य समझौते का परिणाम होता है और यह समझौता संविधान का एक भाग होने के नाते अवश्य ही लिपिबद्ध होता है, यानी कि लिखा हुआ होता है। अर्थात संघात्मक संविधान लिखित होता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि समझौते का कोई एक पक्ष अकेले ही समझौते में परिवर्तन न कर सके। इस प्रकार संघात्मक संविधान लिखित के साथ साथ कठोर भी होता है। समझौते इन द सेंस शक्तियों के विभाजन की बात हो रही है कि कोई भी एक दूसरे के काम में ना दखल अंदाजी करे, ना ही किसी चीज़ में फेरबदल कर पाए। अकेला दोनों डिस्कशन करने के बाद ऐसा हो सकता है। और अगर बात की जाए प्रशासकीय विभागों की शक्तियों की, तो सभी एकात्मक राज्यों के अंदर साधारणतः व्यवस्थापिका संप्रभु होती है और न्यायपालिका का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों के आधार पर न्याय प्रदान करना होता है। क्या मतलब न्यायपालिका भी किसके अधीन है? वो भी एक तरीके से किसके अधीन हो गई? केंद्र सरकार के अधीन। जैसा वो कहेगी उनके अनुसार ही वो न्याय करेगी। लेकिन संघात्मक राज्यों में संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान के अनुसार ही सब होगा। संप्रभुता संविधान में निहित होती है और इस संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करने का कार्य कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करती है। इस प्रकार से एकात्मक तथा संघात्मक शासन प्रणालियों में उक्त महत्वपूर्ण अंतर पाए जाते हैं। यहाँ तक श्रेष्ठ शासन प्रणाली का प्रश्न है, तो श्रेष्ठ शासन प्रणाली के लिए केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकार शक्तियों का स्पष्ट विभाजन भी आवश्यक है तथा प्रांतीय सरकारें मनमानी न कर सकें, इसके लिए केंद्र का शक्तिशाली होना भी बहुत ज़रूरी है। तो संविधान लिखित एवं लचीला तो उत्तम होता है, साथ ही उनमें इतनी कठोरता का समावेश भी अवश्य होना चाहिए। कोई भी सत्तारूढ़ यानी कि ज़्यादा जो शक्तिशाली दल है वो मनमाने ढंग से संविधान को परिवर्तन करने का दुस्साहस ना करे, वरना ऐसा हुआ तो जो भी सरकार आएगी वो अपने मनमाने ढंग से ही संविधान में परिवर्तन करती रहेगी, फिर तो कोई वजूद ही नहीं रह जाएगा। न्यायपालिका का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना किसी भी स्वच्छ एवं पारदर्शी शासन प्रणाली का प्राण तत्व है, क्योंकि इसके अभाव में समाज में अराजकता फैल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे ऐसा आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो देखते रहिए जीके बैंक।